नमस्कार, मैं हूं हरवीर सिंह। हिंद किसान की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसानों को मिलने वाली सब्सिडी की, जो बहुत जरूरी है, और इसमें भी सब्सिडी उर्वरक सब्सिडी की, क्योंकि सबसे ज्यादा बात होती है खाद सब्सिडी की। असल में सरकार इस मसले पर विचार कर रही है कि जो उर्वरक सब्सिडी है वो सीधी किसानों के खाते में डाल दी जाए, और जितनी तत्परता सरकार इसमें दिखा रही है, लगता है कि शायद हम जल्दी ये अमल होता भी देखेंगे। लेकिन क्या ये जल्दबाजी किसानों का नुकसान तो नहीं कर देगी? असल में सरकार ने हाल ही में इस मसले पर किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उर्वरक मंत्री भी मौजूद थे। तमाम सारे अधिकारी थे। इस बैठक का मकसद बताया गया किसानों के संगठनों की राय जानना कि इस पूरे मसले पर वो क्या कहते हैं। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि जब तक सरकार पूरा फॉर्मूला सार्वजनिक नहीं करती, उनको राय बनाने में समय लगेगा, और वो इस पर कुछ भी स्पष्ट राय देने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। असल में इस मसले पर पिछले दिनों जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फर्टिलाइजर एंड केमिकल है, उसमें जो कनिमोई उसकी अध्यक्ष हैं डीएमके की सांसद, उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। उसमें भी इस मसले पर चर्चा की गई थी। लेकिन कमेटी ने बहुत साफ कहा था कि ये पूरा मसला उत्पादकता को लेकर के है और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ बहुत जरूरी मुद्दा है। इसलिए उर्वरक सब्सिडी की नीति में अगर सरकार बदलाव करना चाहती है, तो इसके पहले तमाम सारे जो संबंधित पक्ष हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। और लगता है कि इसी मसले पर सरकार ने ये कदम उठाने की बात की, जो फर्टिलाइजर के मसले पर किसान संगठनों से बात की। लेकिन अगर हम देखें, जो उर्वरक सब्सिडी है उसमें धीरे धीरे कमी भी आ रही है, और सरकार या तो पिछले साल का जो संशोधित अनुमान है वहां पर स्थिर रख रही है, या उसमें कमी भी कर रही है। तो ये इसका मतलब सरकार इस मसले पर थोड़ा सा गंभीर नहीं है और इसमें कटौती करना चाहती है। ये चीजें हमें पिछले दिनों जो डीबीटी का एक मॉडल सरकार जिसको सक्सेसफुल कहती है रसोई गैस का, उसमें हमें दिखा भी, और वहां पर सरकार ने एक तरह से सब्सिडी में कटौती की। तो इस पूरे मसले को हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही जी। हमारे साथ अजयवीर जाखड़ है, जो भारत कृषक समाज के चेयरमैन हैं। और पिछले दिनों जो मीटिंग हुई है सरकार के साथ, तो उसमें अजयवीर जी उसमें बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इसलिए कुछ ऐसी बात भी हम उनसे जानेंगे जो उन्होंने रखी और सरकार का रुख क्या है। इस पूरे मसले पर हम अपने मेहमानों के साथ बात करें, उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। सरकार उर्वरक सब्सिडी में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की तैयारी में लगी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किसान संगठनों और राज्य सरकारों से इस बारे में राय शुमारी की है। हालांकि इसी साल सांसद कनिमोई की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक फर्टिलाइजर सब्सिडी ने कृषि उत्पादकता में इजाफा किया है। उर्वरक सब्सिडी देश की खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कमेटी ने आगे आके ये कहा कि मौजूदा उर्वरक सब्सिडी नीति में ज्यादा बदलाव करना खाद्य सुरक्षा पर असर डालेगा। इसे लेकर सरकार अपनी नीति में बदलाव करना चाहती है, तो इससे सभी वर्गों से बातचीत जरूरी है। एक नजर हाल के साल में उर्वरक सब्सिडी में गिरावट पर डालें तो पाएंगे कि साल 2021-20 में उर्वरक सब्सिडी पर 71,309 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। साल 2020 के संशोधित अनुमान की तुलना में ये 8,689 करोड़ रुपए की गिरावट है। यानी दूसरी सब्सिडीज की ही तरह उर्वरक सब्सिडीज के बजट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उर्वरक उद्योग में डीबीटी के पीछे एक वजह उर्वरक कंपनियों पर सब्सिडी न चुकाने की वजह से हर साल बढ़ रही देनदारियां भी हैं। साल 2017-18 के आखिर में 19,363 करोड़ रुपए की लागत वाले 2,688 सब्सिडी बिल लंबित थे।
साल 2018-19 के अंत में 30,244 करोड़ रुपए की लागत वाले 9,223 बिल लंबित थे। अब सवाल ये है कि क्या सरकार एलपीजी सिलेंडर की ही तरह दूसरी तरह की सब्सिडी से ही हाथ खींच रही है? क्या ये बदलाव किसानों के लिए दिक्कत भरा तो नहीं होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अजयवीर जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि अभी इसी हफ्ते के शुरू में जो है आपकी बात हुई वहां पर, और तमाम सारे किसान संगठन उस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुलाए गए थे। असल में सब्सिडी को माना जाता है कि ये प्रोडक्टिव नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और इसमें लीकेज बहुत होती है। तो ये सरकारें कोई भी हो, और दूसरे खासतौर से हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो सरकारी बाबू हैं, पॉलिसी मेकर जो अफसर बैठे हैं वित्त मंत्रालय में, खासतौर से उनको लगता है कि इसको खत्म करना चाहिए और ये बेकार का खर्चा है जो उनकी बैलेंस शीट पर दिखता है। तो ये आपको क्या लगता है, इसी में जो कहा गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ हम जाएं, लीकेज को बचाएंगे, सब्सिडी बचाएंगे, तो पहले तो मुझे ये बताइए कि सरकार का जो फोकस है वो सब्सिडी बचाने पे है या सब्सिडी के बेहतर उपयोग पर है, जो आपको लगा उस मीटिंग में? देखो, मेरा ये मानना है कि सरकार जरूरी समझती है कि सब्सिडी देना, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी और सरकार की नीयत भी सब्सिडी देने की है जी। परंतु सरकार उसका देने का तरीका बदलना चाहती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर उसको करना चाहती है। किसान संस्थाओं की तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा क्यों कि इसका ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से क्या उनका मकसद है जो वो पूरा करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से दो ही मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद है कि जो डाइवर्जन हो रहा है, जो इंडस्ट्री की तरफ यूरिया जो जा रही है उसको रोकने का है। परंतु मैं समझता हूं कि पिछले 4 सालों में या कुछ सालों में सरकार बार बार निरंतर हमें बता रही है कि नीम कोटेड यूरिया करने से डाइवर्जन मोरलेस खत्म हो गया है और कोई वो बड़ी समस्या नहीं है, तो उसको अपने साइड में रख लेते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि सरकार समझती है कि यूरिया का दुरुपयोग हो रहा है, जरूरत से ज्यादा यूरिया लग रही है और इसीलिए वो समझती है कि इसका बैलेंस्ड यूज करने के लिए डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे तो एक अच्छा तरीका रहेगा। मैं उस बात पे सहमत नहीं हूं कि ये सही तरीका है, अभी तक जो समझ में आया है उससे। और क्यों ये फर्क आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि जो अनसब्सिडाइज्ड यूरिया का बैग है जो इंडस्ट्री को मिलता है वो 1140 रुपए के करीब का एक मिलता है, जो किसान को मिलता है वो समझो 270 रुपए के आसपास का मिलता है। तो ये जो अंतर है इसके ये एक कारण है जिस हिसाब से यूरिया अपने कह सकते हैं कि ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। पर इस समस्या का हल करने के लिए सरकार को न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की तरफ जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरफ जाना चाहिए। मैं एज अ फार्मर कह सकता हूं कि यूरिया की कीमत थोड़ी बढ़ा दी जाए, बाकी फर्टिलाइजर की थोड़ी घटा दी जाए, आपस में क्रॉस सब्सिडाइजेशन कर लें कि सरकार का जो किसान की लागत है पर एकड़ की वो भी ना बढ़े और सरकार की जो सब्सिडी की जो उन्होंने निर्धारित करा है कि हम इतना किसानों को सब्सिडी देना चाहते हैं वो भी ना चेंज करें। तो मैं ये आता हूं, उस पर हम जाएंगे टेक्निकल पॉइंट पे। अजय जी, नरेश जी, आप बताइए कि ये सरकार का जो मकसद है पैसा बचाना है या जो डाइवर्जन है उसको रोकना है? अरबीर जी, मेरा कहना है कि सरकार पैसा नहीं बचाना चाहती है जी, लेकिन इस सब्सिडी के अंदर जो व्यवस्था है उसको व्यवस्थित करने का सरकार की नीयत है। अब उसका जो तरीका है, हम सब लोगों से बात करके उसका तरीका ऐसा अपनाना चाहिए जिससे वो किसानों तक सीधा उसका लाभ पहुंचे। अभी भी किसानों को उसका सीधा लाभ मिल रहा है, लेकिन उसमें से बहुत सारी सब्सिडी जो है वो एक तो जो जैसे अजयवीर जी ने कहा कि जो ओवर यूज हम कर रहे हैं खेतों में, उसका इस्तेमाल जो है वो जो बेजा इस्तेमाल है उसको भी रोकना होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार उसको किसान को कोई नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन उसको व्यवस्थित करना चाहती है। वो सोचती है कि सरकार अगर सीधे किसान को दे तो जैसे गैस सिलेंडर में उपभोक्ता को सीधा मिलता है ऐसे है, लेकिन उसमें कुछ इश्यू है जो उसमें परेशानियां आएंगी जिस तरह से बात निकल के आई है। तो हमने सरकार के साथ पिछली बार बैठक हुई थी फरवरी में, तो उनसे कुछ विषयों पर चर्चा की थी। अधिकारियों ने पूछा था अभी किस तरह से हम सरकार किसानों को सीधे सब्सिडी दे सकती है, क्योंकि सब्सिडी का जो बजट है वो तो आप देख ही रहे कि लगभग
80,000 करोड़ तक पहुंच गया था ये। जी जी। और 77-78 में जब 60 करोड़ का केवल बजट था और 7-8 में 2007-8 में ये 40,000 करोड़ का पहुंच गया और अब कहां पहुंच गया। तो इसको व्यवस्थित भी करना है, ये पैसा कहीं और सही मद में लगे और खेतों में जो जरूरत से ज्यादा यूरिया का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। अजय जी ये बताइए कि एक तो जो असंतुलित उपयोग यूरिया का होता है या दूसरे उर्वरकों का, उसको संतुलित करना चाहती है सरकार और इसके लिए तमाम सारे कदम उठाए गए। आप भी जानते हैं कि सॉइल टेस्टिंग हुई, बताया गया कि साहब अब किसानों को जागरूक करेंगे कि उनको कौन सा उर्वरक इस्तेमाल करना है, कौन सा नहीं करना है। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि सरकार ने मीटिंग की, सरकार कहती है कि हम सब्सिडी कम नहीं करना चाहते। हालांकि वो मैं आगे आऊंगा उस पॉइंट पे कि सरकार भले ही ये कहती रहे लेकिन उसका इंटेंशन है कि सब्सिडी में कमी हो। लेकिन आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए सरकार डायरेक्ट सब्सिडी देना चाहेगी? क्या उन्होंने कुछ आप लोगों के सामने ऐसा कोई रास्ता रखा है कि हम ये स्टेप लेंगे और इसके जरिए जाएंगे तो किसानों को सीधे सब्सिडी मिलेगी? दूसरा पॉइंट यह है कि अभी 25-30 फर्टिलाइजर कंपनी है, उनको सीधे सब्सिडी चली जाती है और किसान को सस्ता यूरिया या डीएपी या एमओपी जो भी है वो मिल जाता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की आपने बात की, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी भी करीब 12 साल पहले सरकार ने शुरू की थी। न्यूट्रिएंट्स के पर न्यूट्रिएंट सब्सिडी अनाउंस की जाती है, लेकिन अभी भी वो उस तरीके से अमल नहीं हो पाया जो कि संतुलित उपयोग जो उर्वरकों का है उस मसले पर अगर हम देखें वहां पर। तो ये इन दोनों बातों को आप जवाब दीजिए कि एक तो क्या रोड मैप है, क्या ऐसी कोई चर्चा हुई है, क्या वो रोड मैप बताया गया आप लोगों को, या फिर सरकार बस कहती है कि खाते में पैसा डाल देंगे और हमारा पिन छूटेगा? जी अजय जी। पहली बात तो सरकार ने ये भी नहीं बोला है कि वो सब्सिडी कम नहीं करना चाहते हैं। ये तो मेरा अनुमान है कि मैं नहीं समझता हूं कि सरकार सब्सिडी कम करना चाहिए। मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूं। दूसरी बात है कि सरकार ने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं दिया है, परंतु अपने देखें कि क्या जरूरतें हैं जो सरकार को समझनी पड़ेंगी ये करने से पहले। सबसे पहली बात है कि आज के इतने सालों तक किसान को कभी देखना नहीं पड़ता था कि सब्सिडी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एक ही कीमत का बैग मिलता था। जो सब्सिडी होती थी वो इंडस्ट्री को चली जाती थी, किसान को उसको कोई लेना देना नहीं था कि सब्सिडी का फॉर्मूला क्या है। परंतु अगर ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर पे आ जाएंगे तो फार्मर को फॉर्मूला देखना पड़ेगा और जिस हिसाब से मतभेद हैं किसान संस्थाओं के, किसानों के सरकार के साथ एमएसपी के फॉर्मूला पे, उसी हिसाब से मैं समझता हूं कि अगर फॉर्मूला किसानों से बिना पूछे बनाया गया तो मतभेद रहेंगे कि A2FL क्या होती है, C2+50 जो सरकार ने प्रॉमिस किया था, फिर A2FL पे आ गए, तो ये मतभेद रहेंगे क्योंकि एक फॉर्मूला बीच में आ जाएगा। 2-3 चीजें और देखने वाली हैं। सरकार कहती है कि हम जमीन के रिकॉर्ड के हिसाब से, लैंड ओनिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपको सब्सिडी दे देंगे, परंतु 30% जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, वो टेनेंट फार्मर्स हैं, वो ठेके पे लेके खेती करते हैं, तो उनका कोई जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास ठीक नहीं है। अगर सरकार कहती है कि हम कुछ ही बैग आपको सब्सिडी में देंगे, बाकी आपको बाजार में खरीदना पड़ेगा, जैसे गैस सिलेंडर का है, तो वो भी दिक्कत है, क्योंकि ये पीएम किसान जो है वो एक तरीके से लाइवलीहुड सस्टेनेंस की सब्सिडी है, ये प्रोडक्शन की सब्सिडी है। सरकार प्रोडक्शन चाहती है किसान करें, तो ये उसको उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए। ये भी चर्चा आ रही है कि पहले गैस सिलेंडर की तरह फार्मर पहले पेमेंट देगा गैस के लिए, यूरिया के लिए, और उसके बाद उसको सब्सिडी मिलेगी, परंतु उससे कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाएगी फार्मर्स के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक और बहुत अहम मुद्दा है कि आप पर एकड़ की सब्सिडी नहीं दे सकते जी। अलग अलग किसान को अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अलग अलग यूरिया की जरूरत है, तो क्रॉप के हिसाब से भी फर्क पड़ सकता है। आप कनक का देखें, गेहूं का देखें, यूनिवर्सिटी कहती है 110 किलो खाद डालो, उसी में गन्ने के लिए कहते हैं 130 किलो खाद डालो, मूंग के लिए कहते हैं केवल 11 किलो 1 एकड़ की खाद यूरिया डालो, या अरहर में कहते हैं 13 किलो डालो। ये मतलब यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है। तो 100% से भी ज्यादा, 10 गुना ज्यादा उसमें डिफरेंस है यूटिलाइजेशन में। तो आप कोई एकड़ के हिसाब से नहीं दे सकते, क्योंकि क्रॉप वेरी करती है, सीजन के हिसाब से कभी कोई फसल कोई लगाता है, तो इन द सेंस की क्रॉपिंग इंटेंसिटी वेरी करती है। जहां पे इरिगेशन है वहां 200 से ज्यादा % क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, जहां पे बारिश पे निर्धारित है वहां पे शायद एक ही फसल हो साल की। तो इतने कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं और अपने को ये मानना पड़ेगा कि कोई भी फॉर्मूला परफेक्ट नहीं हो सकता।
और ये जो बाकी फॉर्मूला जो मेरे को एक मिनट, जो बाकी फॉर्मूला जो नजर आते हैं वो जो अभी चल रहा है उससे खराब है, मैं ये समझता हूं। नरेश जी, यही मैं आपसे पूछूं कि क्या फॉर्मूला है वो, ऐसा जादुई छड़ी क्या है जो इस पूरे मसले को हल कर देगी? और जैसे अभी अजय जी ने बताया कि बिकॉज एक तो हमारे देश में इतने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, एक इरिगेटेड अनइरिगेटेड एरिया है, तमाम सारी फसलें हैं जिनकी अपनी अपनी जरूरत है फर्टिलाइजर की। तो ऐसे में सरकार अगर कहेगी, और दूसरे लैंड रिकॉर्ड का भी मसला है, वो भी बहुत ही व्यावहारिक बात है कि जो टीनेंट फार्मर है, जो ठेके पर खेती करते हैं, उनके नाम में तो कोई जमीन है नहीं। और उससे भी आगे अगर आप जाएं, अभी भी परिवारों में क्या समस्या है कि एक बुजुर्ग के नाम में जमीन है, खेती उनके बेटे करते हैं, तो उनके नाम में जमीन ही नहीं है, तो उनको कैसे मिलेगी? तो ये इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है। सरकार इसको जो अभी चल रहा है अगर उसको थोड़ा ठीक कर ले तो उसके मुकाबले इतना उलझे हुए मसले की तरफ क्यों जाना चाहती है? देखिए, जो अभी वर्तमान में व्यवस्था है, मैं समझता हूं कि ये आज सबसे अच्छी व्यवस्था है कि किसान को सस्ता उर्वरक इस्तेमाल कराने के लिए। क्योंकि ये जो आपने कहा ना, हम लोगों ने ये पिछली बैठक में सरकार को ये बताया था कि जो टेनेंट फार्मर है उसको सब्सिडी कैसे मिलेगी, क्योंकि फार्मर के नाम जमीन है, किसी को दी हुई है आगे ठेके पे, तो उसके नाम अगर वो तो इस्तेमाल करेगा, बाजार से लाके करेगा, सब्सिडी किसान के खाते में जाएगी, तो वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। दूसरी, जो उसके बच्चे खेती कर रहे हैं उनके सामने समस्या आएगी। बुजुर्ग एक के पास रह रहे हैं, 3 उनसे अलग हैं, तो सब्सिडी उनके खाते में आई, बाकी झगड़ा होगा। तो ये व्यवहारिक नहीं है कि सीधा किसान को हम सीधे उसके गैस सिलेंडर की तरह उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, ये बहुत मुश्किल है। दूसरी बात इसमें एक और भी है हरबीर जी, कि इतना पैसा सब्सिडी में जा रहा है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है, उसका लाभ पूरे देश के किसानों को नहीं है। आपको पता है कि 120-25 जिले ऐसे हैं जो बहुतायत में उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो किसान हैं देश के वो उससे महरूम है, उनको उसका लाभ नहीं मिलता। तो ये बहुत उलझा हुआ मामला है, इसमें बहुत समझ के चलना पड़ेगा। देखिए नरेश जी, ये तो एक पॉइंट यहाँ ये भी है ना कि जो इलाके सिंचित हैं, जहां पर जैसे अभी अजय जी बता रहे थे कि जहां पर क्रॉप इंटेंसिटी 200% तक है, तो वहां तो फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल होंगे, उन किसानों का कोई गुनाह नहीं है। और देश का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जो वर्षा सिंचित है, वहां पर एक क्रॉप होती है, तो उनको कैसे वो फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा? तो मैं एक आऊंगा आपके पास। अजय जी, ये बताइए कि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने भी ये आंकड़े दिए हैं, और हम सबको पता है कि जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनको सब्सिडी हर साल पूरी नहीं दी जाती, वो अगले साल में ट्रांसफर कर दी जाती है। कभी 30,000 करोड़, कभी 40,000 करोड़, वो उसको अगले साल मिलती है। और सारी ज्यादातर फर्टिलाइजर कंपनी कहती है कि आप डायरेक्ट किसानों को सब्सिडी दे दो। तो उनका तो मकसद हमें दिखता है कि वो पैसा उनको समय पे मिल जाएगा, क्योंकि किसान पूरे दाम पे खरीदेगा, और वो सरकार की मिन्नतें उनको नहीं करनी पड़ेगी, वो मिनिस्टर या जो सरकारी अधिकारी है उसके चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे जो अभी उनके जिम्मे होता है। और उनको वर्किंग कैपिटल की समस्या आती है। 40,000 करोड़ एक इंडस्ट्री की सब्सिडी बची रहे या 30,000 करोड़ बची रहे सरकार के ऊपर, और सरकार बजट में भी नहीं दिखाती है, उसको अगले साल ट्रांसफर कर देती है। कई बार तो ऐसा हुआ जितनी सब्सिडी का प्रोविजन बजट में किया, आधी तो पिछले साल की देनी है उसने। तो वो तो बचना चाहते हैं। तो आप ये बताइए कि ये कुल मिलाकर के अधिकारी और इंडस्ट्री मिलकर तो नहीं चाहते कि भाई ये हमारा पिंड छूटे और किसान भुगतता रहेगा आगे? देखो, मैं समझता हूं कि आज के दिन किसान बहुत डरा हुआ है। पहले तो सरकार ये 3 ऑर्डिनेंस लेके आई है जिससे किसानों को बहुत मुश्किल में डाल सकते हैं, और मैं समझता हूं कि नरेश रोही जी भी शायद इस बात पे सहमत हो। आप ये देखिए, पहले सरकार ने पॉइंट ऑफ सेल मशीन की रजिस्ट्रेशन चालू करी, उसके बाद अब जो मैं किसान का डर बता रहा हूं, किसान देख रहे हैं कि सबसे पहले उसने रजिस्ट्रेशन चालू करी, फिर वो किसान को बोलेंगे कि हम एक किसान को एक आधार कार्ड पे 2 या 3 बैग यूरिया के देंगे। उसके बाद उसको बोलेंगे कि पहले इसके पैसे दो, बाद में हम आपको रिफंड करेंगे। उसके बाद ये कुछ ना कुछ करते करते सब्सिडी का कंपोनेंट, जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि किसान को बहुत डर है आज के दिन कि सब्सिडी का कंपोनेंट कम हो जाएगा। और किसान का ये भी मानना है कि डीबीटी का केवल एक ही मकसद है कि इंडस्ट्री को सरकार से कलेक्ट करने के बदले ये जो दुख होता है कलेक्ट करने का सरकार से, ये किसान और सरकार को दोनों को आपस में कर दो। किसान अपने आप लड़ते रहेंगे सरकार से, अपनी सब्सिडी लेते रहेंगे और इंडस्ट्री अलग से हो जाएगी। तो ये सब जो आशंकाएं हैं किसानों की, ये सरकार का दायित्व बनता है कि इन सबको सरकार मिटाए। सरकार
किसानों से बात करे, जो उनका फॉर्मूला है जो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है उसको पब्लिक डोमेन में डाल ले। एक किस हिसाब से कैलकुलेट होगी? मैं नरेश जी से एक सवाल करता हूं यहाँ अजय जी कि जो हमारे सामने एक सक्सेसफुल फॉर्मूला बताया जाता है डीबीटी का, वो रसोई गैस का है। उज्ज्वला जो बड़ा बड़ा इश्तेहार दिए गए, कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने उस पर खर्च किया, अब उस पर सब्सिडी खत्म हो गई है। तो सरकार ने पहले ये कहा कि उपभोक्ताओं को, गरीब लोगों को देंगे, बाकी लोग उसको गिव इट अप करके अच्छा नारा दिया कि बाकी लोग छोड़ दे। उन्होंने छोड़ दी कि गरीबों को जरूरत है मदद की। अब सब्सिडी का मतलब आप किसी को वित्तीय मदद करना चाहते हैं और वो मदद का हकदार है और उसको जरूरत है, ये आपने माना। लेकिन अब देखिए कि जैसे ही पेट्रोलियम प्राइसेस के नीचे गई क्रूड की और सरकार को पैसा बचा, तो सरकार ने अपना पैसा बचाया, उससे उतना ही लिया बल्कि उससे भी ज्यादा लिया। तो आज की डेट में जो गरीब आदमी जो सब्सिडी वाला था वो सिलेंडर का पूरा भुगतान कर रहा है जितने की उसकी लागत आ रही है, बल्कि कई जगह उससे भी ज्यादा। और सब्सिडी जो उसको मिलनी थी वो तो गायब हो गई। कल को ये फर्टिलाइजर में नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? देखिए अरविंद जी, गैस का जहां तक प्रश्न है वो एक अलग विषय है। नहीं, यहाँ भी फर्टिलाइजर में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। पूरी तरह से होते हैं, लेकिन किसान को आपको फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है जी। दूसरी बात, जो शंकाएं अजय वीर जी ने बताई है, या एक किसान होने के नाते या किसान संगठन का मैं एक जिम्मेवार अधिकारी होने के नाते मैंने भी ये सरकार के सामने ये सब जो बिंदु है वो रखे हैं कि जो डायरेक्ट अगर हम सब्सिडी देते हैं तो जो सोसाइटी से किसान अभी कर्जे पे यूरिया का बैग उठा के लेके आता है उसको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। पूरे पैसे पे ब्याज सोसाइटी लगाएगी, बाद में जब सब्सिडी आएगी तब उसमें से डिडक्ट होगा, तो उसमें किसान को नुकसान होगा। तो हमने निश्चित रूप से सरकार को बताया कि किसान की कौन कौन सी समस्याएं इसमें आएंगी। तो मुझे लगता नहीं है कि सरकार उनको नजरअंदाज करके और किसान के साथ कहीं अनर्थ करेगी। अजय जी, मैं आपसे एक लास्ट कमेंट चाहूंगा कि एक तो बड़ा व्यावहारिक प्रश्न उठाया है नरेश जी ने कि जो सोसाइटी वगैरह से किसान जो कर्जा लेता है उसकी अकाउंटिंग होती है सब्सिडाइज्ड वाले बैग की कीमत पे, कल को वो होने लगेगी फुल प्राइस वाली कीमत पे। एक तो उसको ज्यादा उसके ऊपर ब्याज का बोझ आएगा, दूसरे स्टेट गवर्नमेंट से भी सरकार बात करेगी, जैसे कि चर्चाएं हो रही है लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं है। तो ऐसे में एक तो आपका मानना है कि ये जो पूरा मसला है उसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। दुनिया भर में इस तरह से नीतियां बनती है, पब्लिक डोमेन में डाला जाता है डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट बना के, उसके बाद जो राय आती है फिर उसके ऊपर अंतिम निर्णय होता है। तो आपका क्या सुझाव है इसमें? सरकार को वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए? और लेकिन लगता है कि जिस तरह सरकार ने पिछले दिनों ये ऑर्डिनेंस वगैरह निकाले बिना किसानों से चर्चा किए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में ये फैसला भी वो लागू कर देगी? आपका आखिरी कमेंट। देखो, उससे पहले एक और बात देखने वाली है, समय कम है कि सरकार के पास एक फॉर्मूला है, रेशियो है 4:2:1। सरकार कहती है कि इस मात्रा में यूरिया यूज होनी चाहिए। अरे भाई, ये हर किसान जानता है कि ये फॉर्मूला 40 साल पुराना है। अब जमाना बदल गया है, अब सोच है कि आपको सॉइल और क्रॉप के हिसाब से न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से रेशियो निकालती है, फिर उसका मिस यूज डिसाइड हो जाता है। सरकार समझती है कि यूरिया ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। मैं नहीं समझता हूं कि यूरिया ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि सरकार जिस फॉर्मूला पे डिसाइड कर रही है कि यूरिया ज्यादा इस्तेमाल हो रही है वो फॉर्मूला आउटडेटेड हो गया है। प्रॉपर न्यूट्रिशन से करना पड़ेगा। मैं पंजाब का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जहां पे धान की खेती और कनक दोनों का मतलब गेहूं इकट्ठे होते हैं, वहां पे 11 टन फसल तो पैडी और व्हीट की निकल जाती है, 21 टन उसमें से स्ट्रॉ निकल जाता है। तो 250 किलो यूरिया हर एकड़ को, हर हेक्टेयर को चाहिए उसको रिप्लेस करने के लिए। तो हर फसल की रिप्लेसमेंट, सॉइल की क्वालिटी, अगर पोटेशियम ज्यादा है और कुछ ज्यादा है तो उसकी मात्रा कम होगी। तो ये जनरलाइज एक स्टेटमेंट पूरे देश की देने का कोई फायदा नहीं है। पर सरकार को जो भी फॉर्मूला है पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। और एक आखिरी बात है कि हमें नरेश शिरोही जैसे किसान नेता से पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी उनकी सुनती है। हम तो इंडिपेंडेंट हैं, हम तो बाहर बैठे हैं, हम तो हमारी आवाज उठा सकते हैं, फैसला तो इन्होंने करना है। इसीलिए हम इनको भी हाथ में है, इनको भी लेके आए यहाँ पे। नरेश जी, एक छोटा सा कमेंट आपको लगता है कि इस पे अभी और चर्चा की जरूरत है
और जो फॉर्मूला है वो सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए और राय लेने के बाद आगे बढ़ना चाहिए जो भी डिसीजन हो। निश्चित रूप से सरकार इसमें पब्लिक डोमेन में इस पेपर को लेके आएगी और बताएगी, और जो हमने राय दी है उस पर भी अपनी वो। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो 3 अध्यादेश आए हैं इसमें किसानों को डरने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो ये किसान ठीक है नरेश, बाकी लड़ाई मसला बहुत बड़ा है। और मैं इसी नोट पे अपने दोनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा कि अजय जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नरेश जी आप स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के ये सब्सिडी का मसला बहुत ही पेचीदा है। सरकार को चाहिए कि अभी इस पर जल्दबाजी न करें, जो भी उनका इसमें नीति बनानी है उसको पहले पब्लिक डोमेन में डालें और देश के जो भी स्टेक होल्डर है, किसान संगठन है, इंडस्ट्री है, सबकी राय ले और जो सबसे व्यावहारिक रास्ता है उसको चुना जाना चाहिए, न कि सिर्फ मंत्रालयों में बैठे अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ लाद दें जिसका भविष्य में देश को भी नुकसान होगा, किसानों को भी नुकसान होगा। उससे हमें बचना चाहिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस पर। अगली बार फिर आपके साथ हिंद किसान की बात में एक नए मुद्दे को लेकर हम आएंगे। नमस्कार।